साइंस बुक के बढ़ते हुए चैप्टर के क्रम में हम पहुंच जाते हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे पिछले चैप्टर से जो भी है, और हम पिछले चैप्टर का समरी भी यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमन आई के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके आई के अंदर में लेंसेस होते हैं, उन लेंसेस के फोकल लेंथ, इन सभी के बारे में हमको रिलेट करना होगा पिछले चैप्टर से। ऑलराइट, साथ में हमें कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब जो चैप्टर्स हम फिज़िक्स पर पढ़ रहे हैं उन फिज़िक्स के चैप्टर्स पर न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आगे बढ़ोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स के ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर पिछले चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। किसी लेंस के पावर को हम डायोप्टर की यूनिट से यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है कि एक डायोप्टर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। किसी लेंस का अगर पावर कोई कहता है कि एक डायोप्टर है, तो उस एक डायोप्टर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। व्हाट इज वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पर ये f है फोकल लेंथ, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ f है। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि एक डायोप्टर का उसका अगर पावर है, यानी कि P अगर 1 है तो 1/f, तो f हम क्या यहाँ पर कितना पुट करेंगे कि 1 होगा P। f अगर हम 1 पुट करेंगे तो P 1 होगा। तो इसका मतलब कि एक डायोप्टर का अगर हमें कोई लेंस हमें बता रहा है कि एक डायोप्टर है इसका पावर, तो उसका फोकल लेंथ होगा 1 मीटर। अब ये 1 मीटर कहने का क्या मतलब है। 1 मीटर का मतलब क्या, लेंस बहुत बड़ा होगा? नहीं, लेंस बड़ा नहीं होगा। लेंस का जो फोकल लेंथ है वो लेंथ बड़ा होगा। लेंस तो छोटा भी हो सकता है, लेकिन इसका जो फोकस बनेगा, इन्फिनिटी से जो भी ऑब्जेक्ट आप देखोगे उसका जो डिस्टेंस बनेगा, जिस डिस्टेंस पर वो उस इमेज को फॉर्म करेगा, वो डिस्टेंस यहाँ पर 1 मीटर होगा। सो ये क्लियर हो गया कि एक डायोप्टर किसी पावर, अगर लेंस का किसी का पावर हम एक डायोप्टर कह रहे हैं, इसका मतलब कि वो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट को उस लेंस से 1 मीटर दूर पर वो फॉर्म करेगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है एक नीडल का, जो कि 50 सेंटीमीटर उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है। कहता है कि वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का सेम साइज इमेज का फॉर्म हो रहा है। ऑब्जेक्ट का जो साइज है, इमेज का भी साइज है, दोनों का साइज सेम है। यहाँ पर हमें उस लेंस का पावर भी फाइंड करना है। तो कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पर कुछ भी कह रहा है, तो आपको सबसे पहले वो लेंस बना लेना है। जैसे कि ये कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्वेक्स लेंस। कहता है कि ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है एक नीडल का, जो कि 50 सेंटीमीटर इससे दूरी पर रखा हुआ है। तो हम जब भी रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, उसका लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को। मान के चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 50 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, मान के चलते हैं। कहता है कि यहाँ इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इक्वल साइज का इमेज फॉर्म हो रहा है। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में देखा हुआ था कि कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर अगर सेम साइज का इमेज फॉर्म कब करता है, सेम साइज का इमेज वो तब फॉर्म करता है जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 पे। मान के चलते हैं कि यहाँ पर f1 है तो ये 2f1 है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो उसका जो इमेज है उसे रियल फॉर्म करता है और इन्वर्टेड फॉर्म करता है उसके ओपोजिट साइड पर। ऑलराइट, रियल और इन्वर्टेड यहाँ से ये फॉर्म करता है। यहाँ पर ये हो जाएगा f2 और यहाँ ये हो जाएगा 2f2। ऑलराइट, सो जब पैरेलल रे आएगा तो वो पास करेगा f2 से, और यहाँ से एक जो है हम से उसके सेंटर से गुजारते हैं
तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी लाइन गुजरेगा तो वो फिर यहाँ पास करेगा और जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ये इमेज फॉर्म करेगा। चलिए इसे मैं यहाँ पर से रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये 2F2 के पास में ये जो इमेज है वो फॉर्म कर रहा है, उल्टा फॉर्म कर रहा है, यानी कि जो इन्वर्टेड यहाँ पर बात हुआ है वो यहाँ पर ट्रू हो रहा है, रियल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये एक किसी प्लेन पर, किसी कागज़ पर ये फॉर्म आप कर सकते हो। ऑलराइट, और ये जो है यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस साइड भी ये 50 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, वो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस साइड का भी अगर हम यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का ऐड कर रहे हैं तो 50 सेंटीमीटर हो रहा है। कहने का मतलब कि 2F1 का वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब दे देते हैं। कहता है कि वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड, तो नीडल प्लेस किया हुआ है 2F1 पर। ऑलराइट, और पावर ऑफ द लेंस कितना है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है। उस पावर ऑफ द लेंस को हम निकाल सकते हैं 1/f का फॉर्मूला लगा करके, P = 1/f का फॉर्मूला लगा करके। f जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 का आधा हो जाएगा। 50 का आधा कितना है, 25, तो 1/25 अगर हम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर 0.04। ऑलराइट, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हम एक डायोप्टर किसी भी पावर ऑफ लेंस को हम तब कहते हैं जब हम उसके फोकल लेंथ को मीटर पर लेते हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पर होता है तब हम कहते हैं 1 डायोप्टर। तो यहाँ पर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में पावर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 25 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 0.25 मीटर हो जाएगा, और उसे अगर हम 1/0.25 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 डायोप्टर का उसका पावर। इतना क्लियर है? सब कुछ क्लियर है। आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर में। कहता है दैट फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। हमें एक कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर है उसका पावर निकालना है। तो यहाँ पर जो SI यूनिट है उसी पर दिया हुआ है लेंथ, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हम पावर का सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, पावर P = 1/f। तो यहाँ पर 1/f लगाएंगे तो 1/2 मीटर हम नहीं लिखेंगे, हम -2 मीटर लिखेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो इसी साइड में यहाँ पर हम निकालते हैं। अगर इस साइड से रे आ रहे हैं तो इसी साइड में इसका फोकस यहाँ पर निकलता है, तो जिससे हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है नेगेटिव फोकस हमेशा लेकर के आता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन से हम इस साइड में नेगेटिव इस साइड में पॉजिटिव मानते हैं, तो इसी साइड में फोकस आता है, इसीलिए हम मानते हैं कि इस साइड में नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ यहाँ पर जो है वो हमेशा नेगेटिव आता है, इसीलिए यहाँ -2 लिखेंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा -0.5, और इसका SI यूनिट डायोप्टर। ऑलराइट, चलिए आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो चलिए समरी को पहले देख लो, उसके बाद में फिर से एक बार आप देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समरी में आते हैं। कहता है दैट लाइट जो है वो ऐसा लगता है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है। अगर हम बात करते हैं मिरर्स की या फिर लेंसेज की, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट का 2D इमेज फॉर्म करते हैं, और इमेज का जो प्रॉपर्टी है वो रियल, वर्चुअल हो सकता है, इन्वर्टेड या इरेक्ट हो सकता है, उसके पोजीशन पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड करता है कि इमेज का जो प्रॉपर्टी होगा वो कैसा होगा। यहाँ पर अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें तो वो रिफ्लेक्शन के सारे लॉज को ओबे करते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्शन के सारे लॉज को ओबे करते हैं। ऑलराइट, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस रिफ्रैक्शन के सारे लॉज को ओबे करते हैं। रिफ्लेक्टिंग यानी कि ऐसे सरफेस जहाँ से लाइट टकरा करके रिटर्न आए। ऑलराइट, और रिफ्रैक्टिंग यानी कि ऐसे सरफेस जहाँ से लाइट जो है वो क्रॉस कर जाए और बेंड करे, या फिर वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है कि वो सामने बेंड करता है या दूर में बेंड करता है। ऑलराइट, तो मीडियम जो है यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है लाइट के डायरेक्शन को, और लाइट का स्पीड को भी ये घटाता बढ़ाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज पर सेम तरीके के यहाँ पर फॉलो होते हैं, यानी कि यहाँ से लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर साइड में पॉजिटिव, नीचे साइड में नेगेटिव। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर देखते हैं मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ से आप मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला को आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे, सामने सामने आप देख लो। लेंस फॉर्मूला आप नीचे देख सकते हो, 1/v - 1/u = 1/f, और यहाँ है 1/v + 1/u = 1/f। सो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों जो है यहाँ पर रिलेशनशिप को बता रहे हैं, किसके बीच में, डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ उस मिरर का, या फिर आप लेंस की बात करो तो उस लेंस का, यहाँ पर इन तीनों को इस तरीके से ये रिलेट कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला। ऑलराइट। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो भी हम इस चैप्टर में हमने बात किया, जो भी लेंसेज की बात की हमने या फिर जो भी मिरर्स की बात की, तो उस पर जो उसका अपर्चर है वो हमने छोटा लिया। तो ऐसे मिरर्स या फिर ऐसे लेंस जिनका अपर्चर छोटा है, तो उसका फोकल लेंथ जो है वो इक्वल हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया हुआ है 20, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है या फिर मीटर, जो भी है। अब बात करते हैं कि इमेज जो है कितना मैग्नीफाई हो रहा है, वो हम यहाँ एक फॉर्मूला से निकालते हैं। हम ऐसे निकालते हैं दैट मैग्निफिकेशन m = रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज दैट इज h' डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि h, यानी कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन का। यहाँ पर अगर कोई लाइट रे ट्रेवल कर रहा है किसी डेंसर मीडियम पर, यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम पर वो निकल रहा है और उसके सरफेस के थोड़ा सा वो ऑब्लिकली ये जा रहा है, ठीक है ना, लाइट रे ऐसे आ रहा है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, क्योंकि ये जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम से आ रहा है रेयरर मीडियम पर, तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। वहीं अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर आ रहा है, ये मान के चलते हैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आ रहा है, तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल वो जो लाइट रे है वो चला जाएगा। यहाँ पर जो बीच का आप लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है। इन दोनों जो मीडियम को सेपरेट कर रहा है उस सेपरेशन के नॉर्मल है। ऑलराइट, तो उसी के टुवार्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बेंड करता है। अब यहाँ पर यही जो है स्पीड ऑफ लाइट को भी चेंज करता है, मीडियम चेंज करता है। अगर हम ऐसे मीडियम जहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि वैक्यूम की अगर हम बात करें, तो वैक्यूम में जो लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड की स्पीड से चलता है। इतना स्पीड, इनरमोस स्पीड, बहुत हाई स्पीड होता है। और इसे एयर पर भी लगभग इतना ही लिया जाता है, क्योंकि एयर का भी यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में अभी आपको पता चलेगा, वो जो है 1 के आसपास में है, 1 के करीब है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कोई चेंज नहीं आते हैं। अच्छा, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात पहले कर लेते हैं, फिर मैंने जो भी आपको बताया उसको यहाँ पर मैं रिलेट करूँगा। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का, ये होता है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ऑलराइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ये बताता है कि लाइट का स्पीड कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर ट्रैवल कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रेट होगा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात करूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो लाइट ट्रैवल कर रहा है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप कह सकते हो कि m की जगह पर आप लिख सकते हो एयर, n ऑफ a, ये है आपका 1.0003। तो यहाँ पर अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कैलकुलेट करूँ तो 1.0003 इज इक्वल टू हो जाएगा c डिवाइडेड बाई v। और यहाँ पर अगर v को मैं इस साइड में ले आऊँ तो c डिवाइडेड बाई 1.0003 लगभग इक्वल होगा c के। ऑलराइट,
तो v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो जाएगा। तो v स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लगभग इक्वल हो जाएगा c डिवाइड बाई 1.0003 के, जो कि लगभग है c के इक्वल ही, क्योंकि c/1 ये लगभग है। तो यहाँ पर इसीलिए हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम मोस्ट ऑफ द केस में लेते हैं। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर जो रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है वो, जैसे कि ये एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, फिर ये एयर मीडियम आ रहा है, तो इसे हम मानते हैं चलिए एक नॉर्मल जहाँ लाइट रे इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है जब ये एयर से ग्लास की ओर आता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा ग्लास की ओर बेंड कर जाता है, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी कम है, 1.003 है। यहाँ पर ये इस साइड में मुड़ जाता है, और जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसका नॉर्मल मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये लाइट जो है बेंड करता है, क्योंकि यहाँ से ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर वो ट्रैवल कर रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल फिर से ये मूव करने लगता है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है वो दोनों आपस में आगे जा कर के, अगर हम इसे बढ़ा दें इसके अंदर से नहीं ले करके, इसे अगर इस लाइन को अगर यहाँ हम आगे बढ़ा दें और इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें, दोनों लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैरेलल होंगे। और लेंस फॉर्मूला के बारे में तो मैंने आपको पहले डिस्कस करा कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच पर एक रिलेशन है, दैट इज 1/v - 1/u = 1/f। और यहाँ पर जो पावर ऑफ अ लेंस है वो रेसिप्रोकल होता है 1/f के, किसी भी लेंस का पावर 1/f के यहाँ पर इक्वल होता है। और यहाँ पर इसका जो SI यूनिट है वो होता है डायोप्टर d। यहाँ हम जो भी फोकल लेंथ लेंगे वो हमेशा मीटर पर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आज के जो चैप्टर है उस पर। यहाँ पर जो है ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, इसे हम आज डार्क मोड पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कलरफुल वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन पे आते हैं। कहता है कि अभी तक जो भी हमने नॉलेज लिया वो नॉलेज हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? हमने यहाँ स्टडी किया है नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। लेंस के द्वारा जो भी इमेज फॉर्म होते हैं उनके पोजीशन, रिलेटिव साइज, नेचर जो भी है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसे हम ह्यूमन आई पर कैसे लगाएं? हम यहाँ पर ह्यूमन आई पर इसे अप्लाई इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन आई के अंदर में भी लेंस लगे हुए होते हैं। कहता है कि ह्यूमन आई यूज़ करता है लाइट को, जो कि इनेबल करता है हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट है उन्हें देखने के लिए। लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराता है और वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, हमारे आँखों तक पहुँचता है। हमारे आँखों तक जो भी लाइट पहुँचती है तो उस लाइट को जो है हम यहाँ पर देखते हैं, उस लाइट को हम यहाँ डिटेक्ट करते हैं, हमारे आँख वो डिटेक्ट करते हैं और उससे हम ये जान पाते हैं कि कितने डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलिए इसके बारे में आगे देखेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं कि आँखों के अंदर का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है और आँख कैसे यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, हाउ डू द lenses यूज इन द spectacles corrects defect of the vision, let us consider the situation in the chapter। सो यहाँ पर कहता है कि हमने पहले भी देखा हुआ है लाइट का कॉन्सेप्ट, लाइट क्या होता है और लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे बेंड करता है, किस मीडियम से रिफ्रैक्ट करता है, किस मीडियम से वो रिफ्रैक्ट करता है, इन सभी के बारे में हमने देखा। हम अब यहाँ पर देखने वाले हैं उन्हीं आइडियाज़ का यूज करते हुए जो भी हमारे आसपास में जो भी ऑप्टिकल फिनोमिनन हो रहे हैं नेचर पर, उसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हम यहाँ रेनबो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर जो वाइट लाइट है उसका स्प्लिटिंग भी हम देखने वाले हैं कि स्काई के ब्लू कलर होने पर उस वाइट लाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो उस वाइट लाइट से कैसे वो ब्लू लाइट पर टर्न कर जा रहा है। अब इन सभी को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? ह्यूमन आई। सो लेट्स डिस्कस द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है जो कि काफ़ी सेंसिटिव है। बुक में कहता है दैट ह्यूमन आई इज द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। मोस्ट वैल्यूबल क्योंकि हम कुछ एक्सटेंट तक चीज़ों को उनके स्मेल से, टेस्ट से या फिर टच से हम यहाँ पर इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है आइडेंटिफाई करना उनका कलर्स। जब हम
अपने आँखों को बंद किए हुए होते हैं तो आप इन सिचुएशन को यहाँ पर कंसिडर भी कर सकते हो कि आप उसे स्मेल से या फिर वो साउंड कर रहे हैं, वो कितने दूरी पर है, उनको टच करके आप यहाँ पर ये पता कर सकते हो कि कैसे हैं, क्या है और वो कितने दूरी पर है। लेकिन आप ये नहीं कंफर्म कर सकते हो कि उसका कलर क्या है। एंड विदाउट कलर देयर इज नो कलर इन लाइफ। So the eye enables us to see wonderful world and the colors around us। कहता है बुक में कि ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। मैं कहूँगा कि कैमरा इज लाइक अ ह्यूमन आई। क्या होता है ना कि दोनों जो है ऑब्जेक्ट के इमेज को कैप्चर करते हैं। ह्यूमन आई के अंदर में लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होते हैं जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना आप देख सकते हो कि इस पार्ट पर इधर का जो वाल है वो है रेटिना। लाइट जब भी इंटर करता है तो वो डिटेक्ट करता है, जैसे कि लाइट रेज आया यहाँ पर जो है जो भी स्क्रीन है उस स्क्रीन पर लाइट आया, वो डिटेक्ट हुआ। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स हैं, यहाँ से ये चले जाते हैं इंफॉर्मेशन माइंड की ओर। चलिए इन सभी का प्रोसेस हम ये यहाँ पर देखने वाले हैं। कहता है कि लाइट जो है वो इंटर करता है हमारे आइज़ पर थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया आप देख सकते हो, इस थिन मेम्ब्रेन से यहाँ पर जो है लाइट एंटर करता है। ये कॉर्निया हमारा जो आई बॉल है, यानी कि ये पूरा आई बॉल जो है इससे बाहर में थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। जो आँखों के सामने में है वहाँ पर वो थोड़ा सा बाहर में उभरा हुआ होता है। आई बॉल यानी कि ये पूरा एक स्फेरिकल शेप का, ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हो। आप अपने आँखों को आप टच करके देख सकते हो कि वो एक स्फेरिकल शेप पर है। पूरा अंदर तक आप नहीं जान सकते हो, बट आप बाहर से एक आँख बंद करके टच करके देख सकते हो कि वो आपको पता चलेगा कि एक गोल सा एक स्फेरिकल शेप में आपकी आँखों के अंदर में कुछ रखा हुआ है। रखा हुआ क्या, आँख ही है वो। ऑलराइट, तो ये इसका जो डायमीटर होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल शेप का होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2.3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि एक लाइट रे आया। ऑलराइट, तो लाइट रे आया और वो रिफ्रैक्ट होता है आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया से। ये जो कॉर्निया है बाहर में आप देख सकते हो, ये वाला, इस पार्ट से ही वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द लाइट यहाँ से ही रिफ्रैक्ट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यहीं से होता है। जितने भी लाइट है वो यहाँ पर आते हैं और रिफ्रैक्ट होते हैं, और रिफ्रैक्ट होकर के कहीं इमेज बनाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर जो लेंस आप देख सकते हो, क्रिस्टलाइन लेंस, ये बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट वो देता है इमेज के फोकस पर। इमेज अगर फोकस नहीं है इमेज पर, आपका आंखों पर वो फोकस नहीं है, आप जैसे आप अपने आंखों के सामने अपने हाथ को रखिए। हाथ से जितने भी लाइट इंटर कर रहे हैं, जो भी बाहर से सनलाइट आ रहे हैं या फिर आपके रूम पर जो भी ट्यूबलाइट है वहाँ से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रहे हैं आपके हाथों से आपकी आंखों तक, वो लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रहे हैं आपके सबसे आउटर लेयर जो भी है कॉर्निया, वहाँ से। अब आपको आँख विजिबल है, क्लियर आपको दिख रहा है, लेकिन हाथ को वहीं रखते हुए आप अपने आँखों को फोकस कीजिए आपके हाथ के पीछे के जो भी बैकग्राउंड है वहाँ पर। तो वहाँ से भी लाइट आ रहे थे, लेकिन उसे आप कंसिडर नहीं कर रहे थे और उसे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे। अभी आप फोकस कर पा रहे हो अपने बैकग्राउंड को। तो बैकग्राउंड को यहाँ पर फोकस इसीलिए आप कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो एडजस्टमेंट कर रहा है। यहाँ जो सिलेरी मसल्स हैं, उन सिलेरी मसल्स का यूज करते हुए, सिलेरी मसल्स इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब कभी ऐसा सिचुएशन आपने देखा होगा, जब आप डार्क रूम से बाहर निकलते हो तो काफ़ी ज़्यादा सनलाइट होने की वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर लाइट कितना आपके आँखों पर अंदर जाए उसे कंट्रोल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इमेज को देखने के लिए। आप कभी भी आप कैमरा पर भी अगर आप देखो तो कैमरा पर आप अगर ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करते हो, यानी कि जितने लाइट को आप कैमरा पर इंटर करना चाहते हो उतना अगर आप वहाँ लाइट इंटर करा दो तो आपको इमेज एकदम कुछ दिखेगा ही नहीं, वाइट आपको दिखेगा।
और अगर आप जो ब्राइटनेस है उसको बिल्कुल हटा देते हो, कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल डार्क दिखेगा, आपको इमेज नहीं दिखेगा। तो प्रॉपर लाइट ज़रूरी है कि कितना लाइट मुझे चाहिए उस इमेज को देखने के लिए उस वक्त। तो यहाँ पर ज़्यादा शाइनिंग ऑब्जेक्ट है या फिर आप बहुत ऐसे रूम पर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो वहाँ पर आपके आँखों पर जो भी लाइट इंटर करे वो कम अमाउंट पे भी इंटर करे तो भी आप ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाओगे। तो यहाँ पर इस कम अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर करने के लिए इरीज आप यहाँ देख सकते हो, ये इरीज जो है यहाँ पर कंट्रोल करता है कि इस जगह पर कितना लाइट इंटर करे, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल एक ऐसा यहाँ पर पोजीशन है, उस पोजीशन से जहाँ से लाइट इंटर करता है क्रिस्टलाइन लेंस पर। एक विंडो की तरह में एक काम करता है। जितना ज़्यादा अगर आपको लाइट चाहिए, जैसे डार्क रूम पर कम लाइट होते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ज़्यादा वहाँ पर चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों पर इंटर करे, वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारे आंखों पर इंटर करे ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएँ। तो यहाँ पर ये इरिस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, मतलब कि बाहर निकल आएंगे, तो प्यूपिल का जो साइज है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। आपने ये सिचुएशन पहले भी कंसिडर किया होगा, जैसे कि अगर आप डार्क रूम पर हो और अगर आपने अपने आँखों को आईने पर देखा तो आप देखोगे कि आँख के बीच वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर बड़ा दिखेगा आपको, ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा। और अगर आप बाहर जाते हो धूप पर, आप वहाँ पर अगर शीशा देखते हो, अगर आईना वहाँ देखते हो, तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो आँख के बीच वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल छोटा हो गया है। सो यही लाइट कितना इंटर करे, कितना जो है हमें इंटर नहीं कराना है, ये सभी जो है कंट्रोल किया जाता है और इसी इरिस से कंट्रोल किया जाता है ये सभी। और प्यूपिल के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये कितना अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ इंटर करे वो उसी प्यूपिल से यहाँ पर डिसाइड होता है। वो एक जगह होता है, वहाँ से जो लाइट है वो इंटर करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। कहता है कि जो आई लेंस है वो हमेशा बाहर के ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज फॉर्म करता है, जैसा कि हमें पहले ही पढ़ा हुआ है। ये देखने से आप देख सकते हो कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा दिख रहा है। ये क्या कर रहा है कि बाहर से जो भी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हैं उस इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को ये जो है फोकस पर यहाँ पर उसे बना रहा है और वो रियल और इन्वर्टेड इमेज उसे फॉर्म कर रहा है। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर बहुत दूर पर इन्फिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका साइज आपको छोटा छोटा दिखता है। आप अगर कभी ट्रैवल करते हो, अगर एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो, तो आप देखते हो कि नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है, घर एकदम डब्बे जैसा दिखते हैं। तो वो जो है छोटा इमेज इसीलिए फॉर्म कर रहा है क्योंकि वो काफ़ी दूर पर है और उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है आपके आंखों पर वो फोकस पर फॉर्म हो रहा है, तो फोकस पर काफ़ी छोटा इमेज फॉर्म होता है, पॉइंट साइज इमेज भी फॉर्म होता है। अब जैसे ही आप जो ऑब्जेक्ट है उसे अपने आंखों के क्लोज लाते जाओगे तो उसका जो साइज है वो बढ़ते जाएगा एट अ लिमिट। कहाँ पर वो जो है बढ़ना कम हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो इस लेंस के फोकस के और इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे, तो यहाँ इमेज फॉर्म नहीं करता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि पहले वाले जो चैप्टर्स है उस पर भी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम बात करते हैं एक ऐसे लेंस की जिसका कर्व बाहर की ओर हो, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, तो ये इमेज तो फॉर्म करता है रियल और इन्वर्टेड, लेकिन जब बात आती है ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पर रखे हुए होने की, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है और ये इस साइड पर फॉर्म नहीं करता है, वो इस साइड पर फॉर्म करता है। चलिए इसके बारे में आगे हम अभी देखने वाले हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी हम करेंगे इसे समझने के लिए। पहले इस टॉपिक पर देखते हैं, यहाँ पर कहता क्या है। कहता है कि रेटिना जो है वो एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिस पर बहुत सारे नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स रखे हुए हैं और ये लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिवेट हो जाते हैं जब वहाँ पर कोई भी लाइट पड़ता है और ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। जब वहाँ लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं और ये सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक पहुँचता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। फिर ब्रेन का काम तो आपको पता ही है कि वो इंटरप्रेट करता है इन सिग्नल्स को, फिर वहाँ पर ये जो है जो भी इन्फॉर्मेशन जाता है उसे प्रोसेस करता है। आप देखते हो कुछ डरावना चीज़ तो आप भाग जाते हो, आप अगर देखते हो कुछ अच्छा सा, कुछ आपके आंखों को पसंद आ जाता है तो आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखते रहते हो। आपको कलरफुल इमेज अच्छे लगते हैं, आप कलरफुल को देखते हो। आपको कोई भी टीवी पर शोज़ देखते हो, आपको अगर पसंद नहीं आता है तो आप हटा देते हो, आप
जैसा आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं विजुअल सिस्टम का कहीं पर भी डैमेज होता है तो यहाँ पर हमारा साइट जो है यहाँ पर डिफेक्टेड हो जाता है। हम यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, हम डिस्टेंस का यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर कॉज हैं इन सभी को होने के लिए। इसके बारे में आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ेस आँखों पर कैसे होते हैं और उसे हम यहाँ पर कैसे सुधार सकते हैं। चलिए बात करते हैं 11.1.1 पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अभी अभी हमने बात किया कि फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है सिलरी मसल्स के हेल्प से। सिलरी मसल मैंने आपको डिस्कस करा या नहीं करा? सिलरी मसल्स जो है मैंने आपको डिस्कस करा है कि यहाँ पर जो है वो साइड पर लगे हुए होते हैं। अब इनका फंक्शन यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं और उसी से हम यहाँ पर समझेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। पावर ऑफ एकोमोडेशन कहने का मतलब कि जो आँख है उसका जो लेंस है, उस लेंस का एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्यों चेंज करना है? फोकल लेंथ चेंज करना है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर पाएँ। किस ऑब्जेक्ट को कहाँ से देखना है उसे हम फोकस कर पाएँ। जैसे कि हाथों वाला मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, उस पर हम अगर जल्दी से फोकस को एडजस्ट कर ले रहे हैं तो यहाँ पर जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, यानी कि ज़्यादा दूर का ऑब्जेक्ट को या फिर सामने का ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ पर फोकस कर ले रहे हैं, तो ये अच्छा है। अब ये जो है ये होता कैसे, व्हाट इज़ द प्रोसेस? तो प्रोसेस को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेन काम है सिलरी मसल्स का। तो अभी तक हमने ये भी देखा हुआ है कि अगर एक फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करके हम उसके फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। फोकल लेंथ किसी भी लेंस का अगर ज़्यादा है तो उसका जो है इमेज जो है वो दूर पर फॉर्म करेगा। फोकल लेंथ अगर किसी लेंस का कम है, इसका मतलब कि उसका इमेज सामने में फॉर्म करेगा, तो उसे हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं सिलरी मसल्स के थ्रू। यहाँ पर जो हमारे पास में जो लेंस है आँखों पर, वो कंपोज किया होता है फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का, और इसका कर्वेचर जो है उस कर्वेचर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कर्वेचर कहने का मतलब कि वो कितना ऐसे कर्व्ड है, जो लेंस है हमारा वो कितना कर्व्ड है। अगर ज़्यादा कर्व्ड है तो हम कहेंगे कि ज़्यादा कर्वेचर है, अगर कम कर्व्ड है तो हम कहेंगे कि कम कर्वेचर है। सो सिलरी मसल्स क्या होते हैं कि यहाँ पर ये अटैच्ड होते हैं। ऑलराइट, जो लेंस है हमारे आँखों का लेंस, वहाँ पर ऐसे ये अटैच्ड होते हैं। मान के चलते हैं कि दोनों एक तरीके के यहाँ पर आँखों के लेंस है और ये अटैच्ड हैं। पहले वाले केस पर क्या हुआ है कि ये सिलरी मसल्स जो हैं वो इस लेंस को ढकेल करके इसका जो कर्वेचर है उस कर्वेचर को इसने इंक्रीज़ कर दिया है। कर्वेचर को इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि इसका फोकल लेंथ जो है वो सामने में आ गया, इसका फोकल लेंथ सामने में आ गया। क्लियर हो रहा है? कर्वेचर यानी कि इसका जो कर्व है उस कर्व का कितना जो है उस कर्व का बेंडिंग होगा, यानी फिर आप कह सकते हो कि कितना वो बेंड किया हुआ होगा। तो जितना ज़्यादा बेंड किया हुआ है उतना ज़्यादा कर्वेचर है। तो यहाँ पर इसका कर्वेचर को इंक्रीज़ करता है ये सिलरी मसल जब यहाँ पर इस ओर ढकेलते हैं इस लेंस को। तब अगर सिलरी मसल ये जो है लेंस को ढकेलना बंद कर दें तो लेंस जो है अपने शेप पर आ जाता है, जो कि ये वाला शेप है। तो यहाँ पर इसका जो कर्वेचर है वो कर्वेचर यहाँ पर कम हो गया, और कर्वेचर कम होने से यहाँ इसका जो फोकस बनेगा वो कुछ इस पोजीशन पर बनेगा, कुछ यहाँ पर बनेगा। तो ये जो है फोकस जो है यहाँ पर इंक्रीज़ कर गया, फोकस जो है ज़्यादा डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलेगा। तो इमेज फॉर्मेशन आप वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का कर सकते हो सामने में। चलिए आंखों के अंदर मैं बता देता हूँ कि ये करने पर क्या फ़ायदा हो रहा है। चलिए मान के चलते हैं कि एक लाइट रे आ रहा है इस लेंस पर। अभी ये लेंस जो है रिलैक्स्ड है, इसे ये ढकेला हुआ नहीं है, जो सिलरी मसल्स हैं वो इसे ढकेले हुए नहीं हैं, ये रिलैक्स्ड है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो यहाँ बाहर में फॉर्म हो जा रहा है, इस जगह पर फॉर्म हो रहा है। ऑलराइट, अब इसे सुधारने के लिए ये क्या करेगा कि जो सिलरी मसल है वो इसे ढकेल देंगे, और ढकेलने के बाद में यहाँ पर इसका जो
कर्वेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, इसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, और फोकल लेंथ जब डिक्रीज करेगा तो ये जो इमेज है उसे यहाँ पर फॉर्म करेगा, इस पोजीशन पर इसे इमेज को फॉर्म करेगा। और इस पोजीशन पर इमेज फॉर्म करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ही वो सेल्स लगे हुए हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर इमेज अगर फॉर्म कर रहा है तो सेल्स वहाँ पर कैसे डिटेक्ट करेंगे, और इस जगह से तो ये जो है समझ में आएगा नहीं, यहाँ तक तो जाएंगे ही नहीं लाइट रेज, लेकिन यहाँ तक और यहाँ तक आएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। एक पोजीशन पर अगर वो बनता है तब हम समझ सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए अब हम एक दूसरे वे में देखते हैं, जैसे कि ये है हमारा आई बॉल जिस पर इस साइड में स्क्रीन लगे हुए हैं। हमें एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो रखा हुआ है एक डिस्टेंस पर रखा हुआ है उसे हमें देखना है, और एक ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर सामने में रखा हुआ है उसे हमें देखना है। हमें इन दोनों इमेज को, इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसे इसी पॉइंट पर फोकस करना होगा। हमेशा इसी पॉइंट पर ही हम फोकस करेंगे, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट ए जो है उस ऑब्जेक्ट ए का यहाँ पर इमेज तब फॉर्म कर रहा है जब यहाँ जो लेंस लगे हुए हैं इस लेंस के फोकल लेंथ के कंपेयर में ये ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर पर रखा हुआ हो। चलिए मैं यहाँ पर एक और तरीके से आपको बताता हूँ। हम एक काम करते हैं, आई बॉल को ही छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पर हम डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट और सामने का ऑब्जेक्ट को यहाँ इजीली हम जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ऑलराइट, ये सामने का ऑब्जेक्ट हो गया और वो दूर का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर जो लेंस है इस लेंस का मान के चलते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पर इस जगह पर बना रहा है अभी, और यहाँ पर फोकल लेंथ बनाने का मतलब ये हुआ कि दूर पर रखे हुए इमेज को ये यहाँ पर इजीली बना पाएगा। और वहीं अगर हमें सामने का ऑब्जेक्ट को देखना है, सामने का ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाना है, तो हम उसके फोकस लेंथ को सामने कर देंगे। फोकल लेंथ को हम उसे अगर सामने कर दें तो सामने के इमेज को हम इजीली देख पाएंगे। सो सिलरी मसल्स की वजह से जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज करता है और ये हमें डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में हेल्प करता है। जब सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो आई लेंस को मोटा बना देते हैं, थिक बना देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर फोकल लेंथ डिक्रीज करता है। डिक्रीज होने से वो सामने के ऑब्जेक्ट को इजीली हमें दिखाते हैं। तो यहाँ आता है एकोमोडेशन का जो डेफिनेशन है उसे आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हो, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। जो एबिलिटी है उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, तुरंत एडजस्ट कर ले रहा है, तो उसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो उसको कहलाता है। अब अगर आप इस तरीके से सोचो कि यहाँ पर सिलरी मसल्स हैं और जो लेंस है उसे ये ढकेल रहा है, तो क्या ये ढकेल कर बहुत ही छोटा इसका बना सकता है क्या? अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो बहुत छोटा बना सकता है क्या? नहीं, इसका कुछ सर्टेन मिनिमम लिमिट है कि वह उतना ही छोटा वो यहाँ पर इसका जो फोकल लेंथ है उसे ये कर सकता है। अगर आप प्रिंटेड पेज को अपने आँखों के काफ़ी सामने में रख करके आप अगर पढ़ने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर आपको वो अच्छे से दिखता नहीं है, ब्लरी दिखता है और आपके आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है, आपको जो है वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। लेकिन आप एक डिस्टेंस पर आप जो है उस न्यूज़पेपर को होल्ड करके आप इजीली यहाँ पर जो है पढ़ सकते हो उसे विदाउट एनी स्ट्रेन इन द आइज़। तो यहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस है, ऑलराइट, जो मिनिमम डिस्टेंस है, जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ हम ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी स्ट्रेन के देख पाएँ, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑलराइट, या फिर आप कह सकते हो कि आई का नियर पॉइंट है ये। सो नॉर्मल विज़न वाले लोगों की अगर हम बात करें तो नियर पॉइंट जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। आप 25 सेंटीमीटर के सामने में होल्ड करके कोई भी न्यूज़पेपर को, कोई भी पेपर को, कोई भी बुक को आप वहाँ पर इजीली पढ़ सकते हो। अगर आपका जो आई है वो आई यहाँ पर नॉर्मल विज़न वाला है, किसी किसी का यहाँ पर आई जो है कुछ कुछ डिफेक्ट्स के साथ में आता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि
सबसे ज़्यादा फार पॉइंट आई का कितना हो सकता है, तो फारदेस्ट पॉइंट जो है आई का इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट्स को भी हम देख पाएंगे। अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ से, अगर आपको क्लियर कोई पाथ ऐसा दिखे, जैसे कि अगर एयर में कोई भी डस्ट ना हो, एकदम बिल्कुल क्लियर इन्वायरमेंट हो, तो आप बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को भी वहाँ पर क्या है उसका इमेज को अपनी आंखों पर फॉर्म कर सकते हो। सो जो फार पॉइंट है वो है इन्फिनिटी। अब जो आँख है, उस आँख पर कभी कभी कैटरेक्ट का कंडीशन आ जाता है। कहने का मतलब कि जो लेंस है वो लेंस मिल्की हो जाता है या फिर क्लाउडी हो जाता है, तो यहाँ से आपका विज़न जो है वो क्लियर भी हो सकता है या फिर पार्शियल क्लियर हो सकता है या फिर बिल्कुल लॉस्ट हो सकता है आपका विज़न। तो इन सभी को यहाँ पर हम कैटरेक्ट सर्जरी से इसे हटा सकते हैं। बिल्कुल क्लियर नहीं होता यहाँ पर विज़न, जो है मिल्की होता है और क्लाउडी होता है, तो विज़न जो है आप देख पाओगे लेकिन जो है क्लियर नहीं देख पाओगे या फिर आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। तो डिफरेंट जो है विज़न का डिफरेंट पीपल्स पर हो सकता है डिफेक्ट्स। इसे सर्जरी के थ्रू में यहाँ पर निकाला जा सकता है। कहता है कि हमें जो विज़न है उस विज़न के लिए 2 आई क्यों चाहिए, जबकि एक आई से भी काम चल सकता है। एक आई अगर है किसी का तो उससे भी काम चल सकता है, लेकिन काफ़ी एडवांटेजेस हैं 2 आईज होने के, क्योंकि एक आई से कम 150 डिग्री के एंगल तक हम देख सकते हैं बिना सिर को घुमाए हुए। और अगर हमारे पास में 2 आईज हैं तो हम 180 डिग्री ऑफ विज़न देख सकते हैं विदाउट मूविंग आवर हेड्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये एबिलिटी है। कुछ एनिमल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि शिकारी जानवर्स, जो यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने आसपास चारों ओर देखने के लिए उनका जो आई होता है वो ऑपोजिट साइड ऑफ देयर हेड्स वो पोजीशंस होता है, ताकि उसे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखे। अगर हम कहें कि हमें एक आँख से 150 डिग्री दिखने को मिलता है, तो 2 आँख से हमें 300 डिग्री देखने को के लिए मिलता। 150 + 150 300 डिग्री देखने को मिलता, लेकिन हमें 2 आई से 180 ही देखने को के लिए मिलता है। अगर हमारा आई जो है हेड के दोनों साइड में होता तो हमें शायद हो सके तो 300 डिग्री देखने को मिलता। अब 2 आईज होने में क्या हो रहा है कि 2 इमेज फॉर्म कर रहे हैं। अब हमारा माइंड क्या करता है कि इन दोनों इमेज को ब्रेन जो है ये कंबाइन करता है एक इमेज पे, और यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे वो ऐड करता है। जैसे कि राइट साइड से कुछ राइट साइड का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे राइट साइड में इमेज का वो ऐड कर देगा, लेफ़्ट साइड में जो भी आ रहे हैं उसे लेफ़्ट साइड में वो इमेज का फॉर्म कर देगा, और हमें जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिख रहे हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ईजिली ब्रेन तक पहुँच जाएगा। चलिए आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शंस। टिल देन टेक केयर।